अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने फौज को सियासत में धकेलने और वतन मुखालिफ मुहिम्मात चलाने वालों को वाज़े और दो टोक पैगाम दे दिया है। DGISPR की अहम प्रेस ब्रीफिंग एक ऐसे वक्त पर आई है कि जब मुल्क में सियासी अफरा तफरी उरूज पर है, ऑडियोज और वीडियोज का बाजार गर्म है, अहम कौमी मामलात का फैसला सुप्रीम कोर्ट कर रही है, सियासी फरीकैन के माबैन मुज़ाकरात की बातें हो रही है, मगर मामलात सीज फायर की बजाय सियासी, आईनी और कानूनी और समाजी जंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। मेजर जनरल अहमद शरीफ का यह कहना कि फौज कौमी फौज है, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सियासी लीडर्स काबिल एहतराम है, अफवाज पाकिस्तान का किसी खास सियासी जमात और सोच की तरफ झुकाव ना सिर्फ मानी खेज है बल्कि वाज़े और बरबला पैगाम भी है। सियासत का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज, हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक खास सियासी सोच या खास सियासी जाविये, नजरिए या जमात की तरफ राग़िब हो। इस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडर काबिल मोहतरम है। ये एक कौमी फौज है। ये जो बात है जो कि आर्मी करती है, आर्मी चीफ की तरफ से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे एक मंतक है, उसको समझना जरूरी है। अगर आप अक़वाम आलम में देखें तो किसी भी मुल्क में अगर उसकी फौज को किसी एक खास सियासी सोच, किसी खास मजहब, किसी एक खास नजरिए की हमायत या सरकोबी के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उस मुल्क में सिर्फ इंतशार ही फैला है। ये एक हकीकत है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम है और पाकिस्तान की अफवाज दोनों यही नहीं चाहेंगे कि इस तरह अफवाज पाकिस्तान किसी खास सियासी पार्टी या सियासी सोच की तरफ झुकाव करे, रुग़बत हासिल करे, जिस तरह हम किसी खास एक मसलक या खास इलाके की तरफ रजू नहीं होते। तैनाती होती है इन एड ऑफ सिविल, वो आर्टिकल 245 ऑफ आइन के तहत फेडरल गवर्नमेंट करती है। हमारा जो इस सिलसिले में इनपुट है, वो इनपुट जो सा है वो जो वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी हकायक पर मुबनी है, जो कि हकायक जो उनसे हैं मुतहरिक भी होते हैं, उस पर मुबनी है, वो इनपुट जा चुका है। यह बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया कि जब एक खास सियासी जमात के सरबराह अपने तमाम तर अफ़आल का जिम्मेदार साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ठहरा रहे हैं। अगर उनका बस चलता तो अब भी जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार, उसका रिस्पॉन्सिबल वो जनरल कमर जावेद बाजवा को ही ठहरा देते। उस वक्त असम्बलियाँ क्यों टूटी? वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं थे, रिटायर्ड थे। उनके साथ मुलाकात कब हुई, किस तरह ऐवान सदर के अंदर मुलाकात होती है, और उसके बाद इमरान खान साहब का ये कहना कि उनके कहने पर मैंने पंजाब और केपीज असम्बलीज को डिसॉल्व किया और आज उनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी, उनके कारकुनान अपनी तोपों का रुख हदफ तनकीद इदारों की तरफ किए हुए हैं। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट खासा मानी खेज है। अभी रिसेंटली साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया कि किस तरह उन्होंने असम्बलीज आर्मी चीफ के कहने पर डिसॉल्व। इमरान खान साहब बरबला एतराफ़ कर रहे हैं कि जनरल बाजवा के कहने पर उन्होंने असम्बलीज डिसॉल्व की थी। अब ये बहुत बड़ा आईनी नुक्ता भी खड़ा कर गया है, यानी क्या ये चीफ मिनिस्टर्स की फ्री विल के ऊपर डिसॉल्व हुई थी या खास पॉलिटिकल सरबराह के कहने पर डिसॉल्व हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उस वक्त साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब असम्बलियां तोड़ने से कबल बरमला इस बात का इजहार करते रहे कि असम्बलियां तोड़ना किसी भी मसले का हल नहीं है। परवेज इलाही खुद फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर खुशी का इजहार करते थे कि अगर ये पहले गिरफ्तार हो जाते तो नौबत यहां तक ना पहुंचती। आज सारी बहस इलेक्शंस की है, और इलेक्शंस इसलिए हैं कि 2 असम्बलीज डिसॉल्व की गई, वहां केयर टेकर सेटअप है। ये डिसॉल्व किसने की? खुद इमरान खान साहब ने। उनकी वज़राए आला ये नहीं चाहते थे। असम्बलियां तोड़ने का फैसला सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जाती था। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने रावलपिंडी में इस बात का ऐलान किया तो स्टेज पर खड़े जमात के मरकजी कायदीन तक इस बात से लाइल्म थे और ऐलान के बाद सख्त परेशान दिखाई दे रहा था। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। इमरान खान के इस एतराफ ने हुकूमती बयानिए को मजीद मजबूत किया है। हुकूमत के मुताबिक असम्बलियां सिर्फ और सिर्फ किसी जाती अनाद की तस्कीन के लिए मजबूरी में तोड़ी गई। यही नहीं बल्कि जस्टिस अतर बिन अल्लाह के इख्तलाफी नोट में भी इस बात की निशानदेही की गई थी कि असम्बलियां तोड़ने के पस मंजर को देखना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि मुंतखब होने वाले पार्लियामेंटेरियन 5 साल के लिए मुंतखब होकर आते हैं। किसी के कहने पर सिस्टम को डीरेल करना दुरुस्त नहीं है। इमरान खान के इस एतराफ ने सियासी और कानूनी दोनों महाजों पर मामलात को मजीद गंभीर बना दिया है। दूसरी जानिब ईद तातीलात के दौरान अदलिया से वाबस्ता शख्सियात और उनके करीबी रुफका की ऑडियोज ने जलती पर तेल का काम किया है, जिससे लग रहा है कि मामलात सुलझने की बजाय मजीद पेचीदा हो चुके हैं। पहली ऑडियो चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल की सास और सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया के दरमियान इलेक्शन से मुताल्लिक तबादला ख्याल किए और अज खुद नोटिस लिए जाने से ऑडियोज में दोनों खवातीन क्या कह रही हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है।
हेलो राफिया, क्या होगा यार? मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं पता सुबह से क्या ये और लोगों को क्या है। और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मैं मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है। और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त। इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे और नहीं उसकी सेफ्टी है, उनको कमजोर करे कि उनके हिम्मत उनको तो अल्लाह करे और जो बाकियों को अंधा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ, वो तो स्टेटस है ऑफ दिस कंट्री। लुक एट द वे दे आर डूइंग इट। वही ना, but now they're saying why he got the authority to do it? No, but no. Can't get advantage there. I'm putting other things there. No, there is no other thing. And also questioning कि सुमो मोटो क्यों दिया गया है? भाई वो तो उसका हक है, उसमें उमर को तो नहीं है दिया, ये तो पहले का हुआ है। नहीं मगर ये तो हर चीज जस्टिस का हक है। ये if you have to change the laws and change them when you are villa, na, not at this time. No, but they can't change them now. Not now. They can change it later on, not now. The law is there. Law is there. वही तो वो इतना अच्छा उससे बच्चे है, तुम बिल्कुल ना आओ, तुम उमर के साथ रहो। He needs you at this moment. No, नवीन भी ना आए और मैंने ईमान को लिखा है कि बेटा stay with the ball बेटा। बिल्कुल। मैं तो रात को ना मैंने दोनों को उसको। इस ऑडियो के बाद दूसरी ऑडियो आज मंजर आम पर आई है, जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। इससे पहले भी दोनों के माबैन एक कॉन्वर्सेशन पहले सामने आ चुकी है, लेकिन जो आज गुफ्तगू सुनी गई है वो तौहीन अदालत से मुताल्लिक कुछ बातें कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपके सामने रखता है। अच्छा ख्वाजा साहब, एक चीज मैं करना चाहना था, जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना शो मोटो हैगा नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर। 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख रहा मैं वो भी देख लीती है जी जजमेंट जी 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲੌਜ਼ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को कोर्ट्स की तरफ से नाअहल किया गया, उसका हवाला दिया जा रहा है कि ये सेट एग्जाम्पल है जो यहाँ पर भी इंप्लीमेंट हो सकती है। इस पर रिएक्शन आया आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से। वज़ीर कानून थे और मलिक अहमद खान साहब ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इसको, ज़रा वो भी आपको दिखाता है। आज की जो गुफ्तगू है बड़ी मेरी नज़र में बड़ी संगीन गुफ्तगू है, जो मुल्क के एक सीनियर तरीन वकील और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान हो रही है। गुफ्तगू है कि किसी न किसी तरह से माहौल ऐसा कर दिया जाए कि अदालतें आमने सामने आ जाएं, पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट। इन नादान दोस्तों की कोशिशों की वजह से किसी हद तक ये माहौल बन भी चुका है। इस सियासी माहौल को कुछ 3-4 रोज़ का छुट्टियों की वजह से तवक्कुफ था, कुछ थोड़ा ठहराव आया था, तो ये आग जो है ये दोबारा भड़का दी जाएगी। इस ऑडियो टेप को हम आइसोलेशन में ख्वाजा अहमद तारिक रहीम और साकिब निसार साहब की इस ऑडियो लीक को आइसोलेशन में नहीं ले सकते। ये डॉट्स कनेक्ट कर, इस पे सुओ मोटो नोटिस अब लेना बनता है। इसी में बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज तर्जुमाने पाक फौज की एक अहम प्रेस ब्रीफिंग थी। इस प्रेस ब्रीफिंग को सुनने के बाद अब भी आप मुतालबा करते हैं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब काउंटर टेररिज्म के ऊपर पाक अफवाज कुर्बानियां दे रही हैं, आपको इलेक्शंस चाहिए? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो अर्ज कर दूं आपको, पाक फौज का जो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन है, पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाक फौज हमारे बातें का झूमर है। हम अपने जवानों के साथ, अफसरान के साथ, उनकी कुर्बानियों के साथ, एक्नॉलेजमेंट के साथ हमेशा उनके साथ खड़े हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में इस तरह का कोई क्वेश्चन मौजूद है कि बगैर जमहूरी गवर्नमेंट के आप किसी केयरटेकर गवर्नमेंट को यहाँ? आप सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दें नदीम कुरैशी साहब, ये जो असेंबलीज डिसॉल्व हुई, आपके कायद के बकौल
ये जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर डिसॉल्व की गई, इज इट जस्टिफाइड? क्या ये आईनी अमर था? देखिए मैं गुजारिश कर दूं आपको, क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये दर्ज नहीं है? आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर सर। ठीक है, मेरी बात सुने। मैं किसी हाजिर या साबिक ऑफिसर के खिलाफ नहीं उसका नाम लेके बात करना चाहता, मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ। मैं खुद रुकन असेंबली था, असेंबली मेरी डिसॉल्व हुई, मुझे एतराज कोई नहीं है। 186 लोगों ने कॉन्फिडेंस का वोट दिया, आपके चीफ मिनिस्टर को एतराज था? कोई एतराज नहीं है। आपके चीफ मिनिस्टर को एतराज था? देखिए, आपके चीफ मिनिस्टर को एतराज होने के बावजूद जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर आपके कायद असेंबली को डिसॉल्व कराते हैं बजोरे बाजू, इज इट जस्टिफाइड? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल था? सवाल तो मेरा ये आपसे। अब सुनिएगा, मुझे आपके सवाल का बड़ा एहतराम, आपका बड़ा एहतराम। बहुत सारे लोगों की राय मुख्तलिफ थी, लेकिन जब अमीर की अतात होती है, पार्टी हेड का फैसला होता है, और पार्टी का जो मेजॉरिटी थिंक टैंक था। आई एम सॉरी नदीम कुरैशी साहब, यहां पे आप आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं सर। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि पार्टी कायद के कहने पर असेंबली डिसॉल्व होगी। नॉट एट ऑल। आइन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ, आइन में किसी जगह पर यह दर्ज नहीं कि इमरान खान के कहने पर, यानी पार्टी हेड के कहने पर असेंबली डिसॉल्व होंगी। आइन ने यह लिखा कि जब आप एक सिस्टम के साथ चलते हुए उसमें मुअत्तल हो, जब हमें ताना दिया जाता था कि आप 80% पाकिस्तान के ऊपर, ये भी आइन में नहीं लिखा हुआ। ये आप आइन से बाहर बातें कर रहे हैं। रेहान, मेरी बात सुन लीजिएगा, बाय द बुक बात करें सर। जो आइन पाकिस्तान की किताब में लिखा है उसकी बात करें मुझसे। टू द पॉइंट बात करूंगा। आपने मेरी देखे, आप सवाल करते हैं बड़ा तीखा, जवाब भी प्लीज सुना करें। आइन पाकिस्तान सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को ये इख्तियार देता है कि अगर वो सिस्टम ना चल रहा हो तो वो असेंबली तोड़कर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस का है, ये इमरान खान का या कमर जावेद बाजवा का नहीं है। देखिए मैं आपको गुजारिश कर दूं, हमारे ये चीफ एग्जीक्यूटिव के हाथों से लिखी हुई समरी गवर्नर के पास गई है। तमाम सूबे के अराकीन असेंबली ने जो हमारी पार्टी के थे उन्होंने इसको इंडोर्स किया। जब आपकी जमात के अंदर डिक्टेटरशिप होगी, वहां डेमोक्रेसी नहीं होगी, जोरे बाजू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस से लिखवाया जाएगा। उनके स्टेटमेंट्स मेरे पास पड़े हुए इस वक्त, जो उनकी स्टेटेड पोजीशन इस वक्त ये है कि वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करना चाहते थे, ये आपको भी पता है। यार देखिए, चाहने का ना चाहने का आप वो जादूगर तो नहीं है ना, आपके पास अमलियात का कोई शौक है। मेरे पास स्टेटमेंट्स पड़े हुए हैं, मैं शॉर्ट चला सकता हूं। अगर आप कहते हैं तो मैं चला देता हूं। नहीं, मैं चलवा देता हूं सर, अगर कहते हैं तो मैं दिखा देता हूं आपको। अरे किबला सुने तो सही, जान के मानता हूं, अर्ज करूं, मुझे हुजूर वाला मैं वो शॉर्ट चला देता हूं ना। मैं तो बिल्कुल कोई पंडित, कोई ज्योतिषी, कोई तोता फाल निकालने वाला नहीं हूं। आप हो सकते हैं, मैं नहीं हूं। मैं वो शॉर्ट चला सकता हूं सर। रेहान, मैंने तो खुद प्रोड्यूसर चलाए ना जरा, प्रोड्यूसर चलाए जरा। चौधरी परवेज इलाही क्या कह रहे हैं, सुनवाए जरा नदीम कुरैशी साहब को, प्लीज सुनाइए जरा, सुनाइए, चलाए नदीम कुरैशी साहब को दिखाए जरा चौधरी परवेज इलाही क्या कहते हैं। बस वो सिरू ले गए सारी पार्टी में, और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने ज़रूर दोबारा बार बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। और 3-4 बंदों की वजह से, एक तो बेचारा मैंने वो बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना जी, होने तरोड़ो। कुरैशी साहब, चौधरी परवेज इलाही ने पंजाबी में कहा कि सिरों ले गए सारी पार्टी नू, यानी वो लोग जो इस सोच के हामी थे कि असेंबली को डिसॉल्व की दे, वो सिरों लगे पार्टी नू सर। ये खुलासा है उनकी गुफ्तगू का। मैं भी तुहानू पंजाबी च दस रहा, अगर चौधरी परवेज इलाही तो तुसी मैनू वीडियो सुनाया, मैं तो चौधरी साहब रोज सुनता सा। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, हम सब लोगों में कुछ लोगों की राय थी कि असेंबली डिसॉल्व ना की जाए, लेकिन जब हमें ताने मिलते थे, अल्टीमेटली राय प्रिवेल की कमर जावेद बाजवा साहब की, कई आज के बाजवा साहब सिरों लगे तुम्हारी पार्टी नू सर। अच्छा रेहान साहब, सुन तो लेना हुजूर, आप जो टारगेट लेना चाहते थे आपने ले लिया, मुझे भी बात करने दे। 2 राय थी इसमें। एक राय ये थी कि जब हमें ताना मिलता है कि आप 80% पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जब हमें ताना मिलता है कि पंजाब गवर्नमेंट महंगाई कम करे, जब पेट्रोल का रेट फेडरल गवर्नमेंट बढ़ाए, बिजली का रेट फेडरल गवर्नमेंट बढ़ाए, चीजों की सारी कीमतें फेडरल गवर्नमेंट बढ़ाए, तो सूबाई हुकूमतें कैसे उसको कम करेंगी? फिर हमें कहा जाता था असेंबली डिसॉल्व करे, हम जनरल इलेक्शन करवा देते हैं। हमने उस बोसीदा, करप्ट, बदबूदार, सलग सिस्टम से अलहदगी की, पाकिस्तान की अवाम से रुजू किया। हमें पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाजत देता है। अब किसी के पेट में मरोड़ हो, किसी के सर में दर्द हो, किसी को खौफ आए, किसी को वोटों से सादगी देखना चाहता हूं। देखे ना जी, जो वोट का नारा लगाने वाले थे वो कहां हैं? तो कुरैशी साहब, उस वक्त इतना प्रेशर था आपके पास, इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा था, आपने असेंबली डिसॉल्व कर दिया, आप इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हुकूमत में आने के लिए। आपको पंजाब में फिर हुकूमत मिल जाएगी, फिर कितनी हुकूमत मिल जाएगी, जब हुकूमत मिलेगी फिर असेंबली डिसॉल्व करेंगे सर, ये साइक्लिकल प्रोसेस है। फॉर गॉड सेक, आप क्या कह रहे हैं ये? मतलब फिर हुकूमत लेंगे, फिर असेंबली डिसॉल्व कर देंगे? क्या मुल्क की इकोनॉमी मुतहम्मिल हो सकती है कि इलेक्शंस दर इलेक्शंस कराए जाए? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सर? यार 53 रुपए की गंदुम बांट के 30 लोग कत्ल करते सड़कों के ऊपर, उसकी मुतहम्मिल हो सकती है? PSL करवाया जा सकता है?
पाकिस्तान के अल्ले तल्ले हो सकते हैं। तो आपने हुकूमत छोड़ी क्यों थी? अगर हुकूमत पे फिर आना है तो हुकूमत छोड़ के मुल्क को माशी मसाइल का शिकार क्यों किया आपने? मैं तो ये कह रहा हूं कि असेंबली डिसॉल्व ना करते आप। व्हाट वाज द पॉइंट? ये आप भी रेहान, आप भी ज़खायर इमरान खान बना रहे थे, एहसास प्रोग्राम से इमरान खान लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। हुकूमत जारी रखते ना सर, मतलब यू वर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ। आप देखिए ना, अब आप बात नहीं सुनेंगे तो जाहिर है आप ही की बात सुनी जाएगी, क्योंकि आपके पास कैमरा है, आपके पास माइक है। आप भी उसी तरह सर, आई एम रियली सॉरी सर। अच्छा मुझे ये बताइए, जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है ना इस वक्त अपनी ताकत का इस्तेमाल, जबर डंडे का वो इस्तेमाल अब आप कर रहे हैं। उस फेडरल गवर्नमेंट के साथ कल बैठने जा रहे हैं आप? कल मुज़ाकरात हो रहे हैं आप? हम पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को डाकुओं से बचाने के लिए, चोरों से बचाने के लिए, इस गिरती हुई मशीद को संभालने के लिए, जो डाकू ये कहें कि हम 22 ईयर जाकर आटे के थैले तकसीम कर सकते हैं, बैठेंगे कल? नहीं हो सकता। जो पूरे का पूरा टब्बर सरकारी खर्चों में जाकर अल्लाह के घर की ज़ियारतें करे और फोटो शूट करे, हम उनसे मुज़ाकरात सिर्फ इसलिए करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम कर्म में है। आप बैठेंगे? जाए आप जिस एक्सपेंस से आप पिछले आज से 1 साल पहले गुजारा करते थे, उस एक्सपेंस से अपना किचन चला के दिखा दे। आप बैठेंगे? आम आदमी की बात करें, अशराफिया की बात न करें। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप कल बैठेंगे? कल मुज़ाकरात में बैठेंगे आप? देखिए मैं आपको गुजारिश कर दूं, हम चाहते हैं पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल हो कि लोगों से उनका हक रहे, दही ना छीना जाए। आप हुकूमत से एनआरओ मांग रहे हैं? हम नहीं मांग रहे, हम नहीं मांग रहे। एनआरओ तो हमसे वो मांग रहे हैं जो इंतखाबात से भाग रहे हैं। वो तो सोच रहे हैं अभी। उन्होंने तो कल इत्तेहादियों का इजलास बुलाया है कि आपके साथ बैठना भी है या नहीं बैठना। सुने तो सही ना, लोग कहते हैं, आज के जो ताकतवर लोग कहते हैं हम इंतखाबात तो करवा दें, इमरान खान आने के बाद हमें दीवारों में चुन देगा। ये फेडरल मिनिस्टर के बयान आते हैं, तो फिर कौन किससे एनआरओ मांग रहा है? कौन को पता है? नदीम कुरैशी साहब, मैं कंडेम करता हूं जो भी ऑडियोज आ रही हैं, लेकिन ऑडियोज का अगर मैं कंटेंट देखूं तो मुझे वो भी कंडेम करना पड़ता है कि ये क्या गुफ्तगू हो रही है। मतलब वो उस पूरी ऑडियो का जो लुबे लुबाब है, खुलासा है, अगर मैं एक जुमला आपके सामने रखूं तो वो कहते हैं कि कमबख्त मार्शल भी नहीं लगा रहे। यानी आप चाहते हैं कि मुल्क में मार्शल लग जाए? आप चाहते हैं कि मुल्क में कियास हो, एनार्की हो, इंतशार हो? अरे पहली बात तो सुन ले मेरे चांद, हम तो वोट का मुतालबा कर रहे हैं। किस बदबख्त ने माशाल्लाह का मुतालबा किया है? हम तो वोट का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी बात, साकिब निसार साहब एक लॉ फर्म को हेड करते हैं, ख्वाजा तारिक रहीम साहब एक सीनियर वकील हैं, वकला, डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट, सियासतदान, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल उनकी सास भी लॉ फर्म को हेड करती है। इसको गलत रंग ख्वाजा तारिक रहीम साहब की अहलिया भी किसी लॉ फर्म को हेड करती हैं। वो जो गुफ्तगू हो रही है, मेरी बात सुनिए, क्या बात कर रहे हैं आप? बड़ा सेंसिटिव, रेहान साहब, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत आपको गुस्सा आएगा, आपको बड़ा तकलीफ। मैं तो उसे एक जुमले का जवाब आपसे मांग रहा हूं कि कमबख्त मार्शल भी नहीं, मतलब आप ये क्या गुफ्तगू हो रही है? मुझे आपके माथे का पसीना नजर नहीं आ रहा, मैं महसूस कर रहा हूं। खुदारा कोई महसूस नहीं हो रहा। मेरे पसीने को छोड़िए, आप मेरे सवाल का जवाब दें। आप सवाल का जवाब ये है, आप तो आप जर्नलिस्ट कभी किसी सीनियर जर्नलिस्ट से फोन पे बात नहीं करते? आप लोगों को कंडेम करना चाहिए इस बेहूदगी को। मैं उसको कंडेम किया है, मैंने उसकी कंडेमनेशन के साथ ही सवाल किया आपसे। मैं कंडेम करता हूं उसको, मैं उसको कंडेम करता हूं, लेकिन जो गुफ्तगू हो रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुलासा है। यानी ये चाहते हैं आपके मुल्क में मार्शल लग जाए। रेहान सुन तो ले, इमरान खान और मैंने अपने हर वक्त करने मुतालबा एक है वोट का। और यार वोट से कौन भाग रहा है भाई? आप 14 मई को इलेक्शन करवा दे, हम मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं 14 मई को। आप बच्चों वाली बातें करें। 14 मई को इलेक्शन ना हुआ तो क्या मार्शल चाहते हैं आप मुल्क में? यार किस जमात ने अपने लोगों को टिकट नहीं अलॉट किए? वो नून लीग जिसने 40 साल बेनजीर भुट्टो को Nadeem Qureshi, I have to take a very quick short break, देखिए ना sir, I have to wind it up here, sir. Nadeem, I thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आर्मी चीफ दौरे चीन पर हैं और उनके दौरे चीन को लेकर भी कुछ खास पॉलिटिकल सर्कल्स में खासी चहमगोइयाँ हो रही हैं, उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यूं तो मुल्क में अमन से मुताल्लिक थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माशी मामलात भी मौजूद बहस आए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने यह वाजे किया कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और सालमियत के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज और पाक फौज कुर्बानियां देकर CPAC समेत दीगर मनसूबों को यकीनी बना रही हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि रेकोटेक का मनसूबा बलूचिस्तान की तरक्की में अहम संग मील साबित हो रहा है, जो सूबे की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा
और आर्मी की बजट से कटौती करके फलाही मंसूबे जिनमें तालीम, सोलर सिस्टम, फिशरीज, पानी, सेहत, खेल और बेहतर मयारी जिंदगी के लिए मुतफर्रिक मंसूबों पर काम किए जा रहे हैं। यानी फौज के बजट में कटौती की बात हो रही है मुल्क की मईशत के लिए। DGISPR इस मुतालिक क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। चाइना और पाकिस्तान तारीखी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान आर्मी के और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बड़े देरीना, बड़े अहम और पेशावराना ताल्लुकात हैं। और इसी सिलसिले में ये आर्मी चीफ का दौरा जो है, जिस तरह हमने स्टेटमेंट में ISPR की कहा, फॉर द बायलैटरल एनहांसमेंट ऑफ द बायलैटरल म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, ये किया गया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर दौरे चीन पे हैं और आर्मी चीफ के दौरे चीन से मुताल्लिक बात DGISPR कर रहे थे। ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है और चीन इस माशी गर्दाब में पाकिस्तान को कैसे हेल्प आउट कर सकता है, बात करेंगे। इस वक्त बाहर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी अपनी जगह पर, आर्मी चीफ दौरे चीन पर है, लेकिन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये दौरा कितना अहम है? देखिए, चीन के साथ हमारे बहुत डिफरेंट किस्म के ताल्लुकात हैं, जिसमें फौजी ताल्लुकात भी हैं, माशी ताल्लुकात भी हैं, फिर सफारती लेवल पे हम एक दूसरे को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फॉर्मेट्स में हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, एक तो जो 23 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का है, और दूसरा जो हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है वो डॉलर्स का एक बड़ा संगीन, एक बड़ा शदीद किस्म का फुकदान है। तो ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और हम तवक्को रखते हैं कि जो हमारे रवायती तौर पे दोस्त ममालिक रहे हैं, हमको किसी किस्म की मदद मिलेगी उन दोनों महाजों के ऊपर। तो चीन से देखिए, हमारा जो माशी ताल्लुकात हैं उसमें एक तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से है, उससे तो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा तजारत का खसारा है कोई 10-11 बिलियन डॉलर का, वो हमें चीन के साथ होता है। यानी कि हम एक्सपोर्ट उसको नहीं कर पाते, उससे बहुत बड़ी जो है वो इंपोर्ट्स आती हैं। पिछले कोई 10 से 15 सालों के अंदर जो हमारा डेट पोर्टफोलियो है, यानी कि जो कर्जाजात की शक्ल है, उसमें चीन का एक बड़ा हाथ रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि हमारे पास जो टोटल फॉरेन डेट है, जो बैरूनी कर्जाजात है, उसका लगभग 30-35% जो है वो या तो चाइना के बैंकों की तरफ से है या चाइना की हुकूमत की तरफ से है, या फिर उनका एक वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है, जिसको हम सेफ कहते हैं, उसकी तरफ से है। और अगले चंद महीनों के अंदर जो 6 से 7 बिलियन डॉलर की वापसी करनी है पाकिस्तान ने कर्जाजात के हवाले से, उसमें भी कोई 4.5-5 बिलियन डॉलर जो है वो चाइनीज बैंकों का और चाइनीज हुकूमत का शामिल है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब। लॉन्ग टर्म अप्रोच तो यही होनी चाहिए, बट शॉर्ट टर्म ये है कि अगर मुल्क में महंगाई का खात्मा करना है तो बराह रास्त, जैसे आपने कहा कि डॉलर्स आने होंगे, डॉलर्स की आमद से मशरूत है। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दौरे चीन पर हैं, जाहिर है आज DGISPR ने इसमें कमेंट तो किया है, लेकिन मैं इसको इस तनासुब से भी हम देख रहा हूँ ना कि जब वो सऊदी अरेबिया गए थे और वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि चीफ साहब ने खुद बड़ी एफर्ट्स की हैं सऊदी अरब से जो कमिटमेंट्स आ रही हैं, और अब चीन जा रहे हैं, तो इस गौर किया जा सकता है चीन की में उनकी मौजूदगी से जो चाइना से इकोनॉमिक जो एड है वो यहाँ तक पहुँचेगी भी इंशाल्लाह। लेकिन ये जो सऊदी अरेबिया की तरफ से कमिटमेंट है, ये $2 अरब की, UAE $1 अरब की कमिट कर रहा है। पहले हम ये सुन रहे थे कि IMF का $1.2 बिलियन की ट्रांच सिक्योर होगी तो उसके बाद दोस्त ममालिक की तरफ से पैसे आएंगे, ये इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हमें लेंड करेंगे। बट नाउ दिस इज हैपनिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि $1.2 बिलियन की ट्रांच अभी मैच्योर नहीं हुई है। बहुत देर से सुन रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये कमिटमेंट आ जाना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पिछले कुछ अर्से में एक वो चूहे बिल्ली वाला खेल रहा है। पहले IMF वाले हमें कह रहे थे कि जो फाइनेंसिंग गैप है उसको आप गारंटी कर दें कि वो सऊदी अरेबिया से आ रहा है, वो चाइनीज के रोल ओवर होंगे, UAE से नए कर्जाजात मिलेंगे, उसके बाद IMF जो है वो अपना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेगी। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो ये कह रहे थे कि जी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए फिर हम गौर करेंगे अपनी इमदाद के ऊपर। तो वो एक चूहे बिल्ली वाला खेल रहा है जो कुछ हफ्ते से चल रहा है। दो बातें जो हमें ध्यान में रखनी होगी, एक जो वजीरे खजाना है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने जो डेवोस में कहा था कि उनका तरीका कार जो माजी में रहा है कर्जाजात देने का, वो उसमें तब्दीली सोच रहे हैं, और वो इस हवाले से तब्दीली सोच रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि जो मुल्क उनसे कर्जाजात लेना
चाहते हैं, इमदाद मांगते हैं, वो अपने अंदर तब्दीली कर रहे हैं या नहीं। यूएई का जो तरीक़ाकार है वो मुकम्मल तौर पे बदल गया है। उन्होंने अप्रैल 2022 में जो अपना वफद भेजा था मिस्र में, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो कर्जाजात फ्यूचर में देने के लिए तैयार नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे। जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं इजिप्ट के अंदर, उसके अंदर कोई $2 अरब के असासे या शेयर जो हैं वो यूएई ने खरीदे हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी कोई इसी किस्म की तब्दीली सामने आ रही है, बजाय इसके कि यूएई जो है वो आप पाकिस्तान को कर्जा दे दे। उसका जो प्रेफरेंस है, उसकी जो तरजीह है वो ये है कि पाकिस्तान के जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं उसमें शेयर्स के हवाले से कुछ इन्वेस्टमेंट की जाए। और डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि ये तो म्यूचुअल विन विन भी हो सकता है, सरमायाकारी हो, नौकरी आए, कर्जों का बोझ भी ना हो और अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक व्हील है वो भी चलता रहे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज ही हमने सुना कि जो प्री कंडीशन थी IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की वो मीट हो गई है। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो जो $1.2 बिलियन आने हैं वो भी अब आ जाएंगे, क्योंकि तमाम कंडीशंस तो मीट हो गई हैं, जो कड़वी गोली हम निकल सकते थे निकल रहे हैं? जी, आपने दुरुस्त कहा। जो पहले रुपए और डॉलर का जो रेट था उसको फ्री मार्केट करने की डिमांड थी, फिर 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस थे, फिर डिस्काउंट रेट बढ़ाया गया, फिर बिजली के रेट बढ़ाए गए, फिर गैस के रेट बढ़ाए गए। एक जो शर्त रह गई थी वो फाइनेंशियल गैप के हवाले से रह गई थी कि चीन, सऊदी अरेबिया, यूएई जो $6 अरब का गैप रह गया था उसको गारंटी करना था कि वो फिल हो जाएगा। आई एम ऑप्टिमिस्टिक। मुझे लग रहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन देखिए, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है, जो हमारा प्रोग्राम है IMF का, वो जून के आखिरी दिन में ख़त्म हो जाएगा। अभी हम 9th रिव्यू कर रहे हैं, हालांकि जो 10th रिव्यू है वो ड्यू था फरवरी के महीने के अंदर, तो ऑलरेडी बहुत पीछे रह गए हैं। फिर जून के बाद आप सोचिए कि हमें डेफिनेटली एक नया प्रोग्राम चाहिए होगा और पिछले प्रोग्राम से बड़ा प्रोग्राम चाहिए होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम को करते हुए जैसे वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि नाक से लकीरें निकालना पड़ी हैं, अब जून में इस हुकूमत को बजट पेश करना है और फिर 10th रिव्यू में अगर जाना है और बड़ा हमें प्रोग्राम चाहिए IMF से, तो हाउ डू यू सी दिस? क्या वो जो एक फिस्कल स्पेस है वो क्रिएट हो जाएगी कि हुकूमत बजट भी पेश करते IMF के साथ मामलात भी मिच्योर हो जाए? मुझे खदशा इस चीज़ का है कि वर्स इज नॉट बिहाइंड अस। जो मुश्किल वक्त है वो हमारे माजी में नहीं है, वो मुस्तकबिल में आना है। अभी चैलेंजेस को हमने फेस करना है, अभी मुश्किल वक्त मजीद इज अहेड ऑफ अस, अभी वो गुजरा नहीं है। और मुझे खदशा इस चीज़ का भी है कि शायद जो हमारे फैसला साज शख्सियात हैं, जो फैसला साज इदारे हैं, उनका ज़्यादा फोकस जो है वो सियासत के ऊपर है। आप देखिए कि सियासतदान जो हैं, जो शराफियाँ हैं, वो अपनी एक जंग लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो दूसरे इदारों के साथ महाजराई पे है, उसके अंदर भी एक महाजराई चल रही है, इलेक्शन कमीशन के साथ महाजराई चल रही है। जो आला तरीन ओहदेदार हैं, वज़ीर आज़म साहब और सदर पाकिस्तान, वो हमने देखा कि हफ्ता भर पहले, 10 दिन पहले उनकी एक वो खत किताबत की जंग चल रही थी। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सियासी इस्तेहकाम क्रिएट करने के बाद जो असल मसाइल हैं, माशी मसाइल, उसकी तरफ बढ़े। इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि जैसे दो पाकिस्तान हैं। एक पाकिस्तान है जहाँ पे जज हजरात रहते हैं, उनके अपने मसाइल हैं, एक पाकिस्तान है जहाँ सियासतदान रह रहे हैं, और एक दूसरा पाकिस्तान है जहाँ 23 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, उनके मसाइल बिल्कुल फ़र्क हैं। उनके मसाइल जो हैं वो महंगाई का सबसे बड़ा मसला है, फिर बेरोज़गारी का मसला सामने आ रहा है। तो दो पाकिस्तान नहीं होने चाहिए। जो पाकिस्तान जज हजरात या हमारे सियासतदान बना के बैठे हैं, उससे उनको निकलना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम, माहिर इक़्तिसादी अमूर हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सवात में जो हुआ है कि सानेहा है, हादसा है, बात करेंगे उस ब्रेक के बाद हमारे साथ। अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद गुज़श्ता एक बरस से केपी बदअमनी की लपेट में है। टीटीपी इन इलाकों में सरगर्म है जिनके खिलाफ मुसल्लह अफवाज सीना सुपर है, लेकिन मकामी अफराद दोबारा से इस खौफ में मुब्तला हैं
जो उन्होंने कुछ अरसा पहले भुगता है। सवात, पेशावर और दीगर कबायली इलाकों के अफराद गाहे गाहे मुसल्लह तालिबान की मौजूदगी और उनके बढ़ते असर और रसूख के खिलाफ एहतजाज करते रहते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि बैड और गुड तालिबान की इस्तिलाह से बालातर होकर इन जराइम पेशा और दहशतगर्द अफराद के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जाए ताकि ये दोबारा पाकिस्तान में कदम जमा ना पाएं। मकामी अफराद के खदशात अपनी जगह दुरुस्त हैं, क्योंकि चंद माह पहले पेशावर पुलिस लाइन्स में होने वाले खुदकुश हमले के बाद सवात CTD में होने वाले धमाके ने इनको और दहशत ज़दा कर दिया है। सवात के थाना कम्बल में होने वाले धमाके में अब तक 18 अफराद जाँ बहक जबकि 63 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 8 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। हुकाम के मुताबिक धमाके में मरने वालों में 5 कैदी भी शामिल हैं। इस धमाके से कुछ घंटों कबल ही CTD ने लकी मरवत में कार्रवाई की थी, जहां 3 मुशतबा इंतहा पसंद मारे गए थे। इन 3 दहशतगर्दों में 2 दहशतगर्द भी शामिल था, जिसने खुफिया एजेंसी में खिदमात अंजाम देने वाले साबिक फौजी अफसर को शहीद किया था। इसलिए ये धमाका शहरियों के लिए ज़्यादा खौफजदा करने का सबब बन रहा है। और दूसरी जानिब सरकारी हुकाम इसे खुदकुश धमाके की बजाय लापरवाही का शाखसाना और एक हादसा करार दे रहे हैं। इस सवाल APK ने क्या कहा, ज़रा वो उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। तमाम एस्पेक्ट्स पे तफ्तीश कर रहे हैं और ये है कि 2 ब्लास्ट हुए थे। गेट पे कोई फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है, ना कुछ फायर हुआ है, ना जो पोस्टमार्टम्स हुए हैं उनमें कोई पैलेट्स हैं या उस किस्म की इंजरीज हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है जो एविडेंस है वो इकट्ठा किया जा रहा है। इस मखसूस वाक़े के मुतालिक अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या कबल पुलिस लाइन या स्टेशन के मुतालिक कोई स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट था, तो नहीं। अब IG KP का ये स्टेटमेंट अपनी जगह पर, लेकिन शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इंटेरोगेट किया जाए क्या वाकई ये हुआ है या कोई दहशतगर्दी है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।